seven factors जो responsible थे for the rise of nationalism. Today the next factor will be there was a controversy famously termed as इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. ठीक है, बिल आप समझते हो, बिल पॉलिटी पढ़ रहे हो ना आप आजकल, तो इट इज बिल. जब भी कोई कानून बनाते हैं वो रिटन फॉर्म में आता है. कहाँ? पार्लियामेंट में. उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, जब जहां पे सब लोग पढ़ते हैं, तो वो बिल होता है. पढ़ के अगर सबने उस पर मंजूरी अपनी दे दी, पास किया, तो वो बन जाता है एक्ट. तो ऐसी एक बिल आई थी ब्रिटिश, इसका नाम था इल्बर्ट बिल. ठीक है, इट वॉज अ बिल एक्चुअली जो इल्बर्ट ने लाई थी. तो इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई. ये बिल क्या थी? जब ब्रिटिश यहां पे रूल कर रहा था, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने क्राइम किया. वन वॉज इंडियन एंड अदर वॉज यूरोपियन. इसने भी मर्डर किया, इसने भी मर्डर किया, क्राइम किया, दोनों ने सेम लेवल ऑफ क्राइम. लेकिन जब इनको कोर्ट में लेके जाते थे तो यूरोपियन जो था इसको इंडियन जज नहीं सुन सकता था. मतलब कि जो इसका जज होगा इस केस का, वो इंडियन नहीं हो सकता, वो कौन होना चाहिए? यूरोपियन. और इनके साथ यहां पे यूरोपियन जज होते थे. ठीक है, इंडियंस भी हो सकते थे और यूरोपियंस भी. यहां पे ऐसा नहीं था. लेकिन इनके साथ अगर कोई यूरोपियन क्राइम करता है, वहां पे इंडियन जज, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? बिल्कुल था. क्योंकि अपने लोगों के साथ उतना वैसा सलूक नहीं करते थे जैसा इंडियंस के साथ करते थे. तो इसीलिए बिल आई थी जिसमें यह कहा गया था सिंपली कि यूरोपियन जो क्रिमिनल्स है उनको इंडियन जज भी सुन सकते हैं. क्यों नहीं सुन? वो जज है, तो वो क्यों नहीं सुन सकता उनको? तो वही ये बिल थी, इल्बर्ट बिल. इस पे कंट्रोवर्सी हो गई. कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. जहां पे यूरोपियंस की बात आएगी वहां सिर्फ जज कौन होंगे? यूरोपियंस ही होंगे. तो वही कंट्रोवर्सी बन गई. फिर इस बिल को मॉडिफाई किया गया. कहा जब भी कोई यूरोपियन होगा किसी क्रिमिनल एक्ट में, किसी भी क्रिमिनल एक्ट में, तो उस टाइम पे 12 जज बैठेंगे उस केस को सुनने के लिए. कितने? बेंच ऑफ 12 जज मस्ट बी देयर. और 12 में से 7 जज जो होंगे वो होंगे यूरोपियंस. मेजॉरिटी तो बाद में देखेंगे, लेकिन 7 जज कौन से होंगे? यूरोपियंस. 5 जज कौन होंगे? इंडियंस. क्या कोई फर्क पड़ेगा उन 5 से? क्योंकि जब भी फैसला सुनाना होगा तो वो कैसे सुनाते हैं? मेजॉरिटी. मेजॉरिटी मतलब 50+1, 50% +1. तो 12 का 50 कितना है? 6 +1 7. ये तो 7 अपनी जज रख रहे हैं, तो 5 इंडियन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है. तो इस चीज से समझ आया कि जब हिंदुस्तानियों की बात, जो नेशनलिस्ट थे जो लड़ना चाह रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, इनको भी समझ आया कि जब भी जस्टिस की बात आएगी तो हिंदुस्तानियों को कभी जस्टिस नहीं मिल सकता. क्योंकि ये जो ये कर रहे हैं इल्बर्ट बिल के उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, यहां भी ये अपने हाथ में पावर रख रहे हैं. 7 जज खुद के यूरोपियंस रख रहे हैं. दैट मीन्स अगर अभी इनको कभी डिसीजन लेना भी होगा, मेजॉरिटी इनके खुद के पास है. ठीक है, दैट वाज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जिसने फिर से इंडियंस को प्रूव किया कि यू कांट एक्सपेक्ट जस्टिस एंड फेयर प्ले फ्रॉम द यूरोपियंस, from the British especially. ठीक है, so you write in this. And ये बिल किसने लाई थी? The person was named as लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन, इसमें आप लिखेंगे लॉर्ड रिपन attempted to pass Ilbert Bill Lord Ripon attempted to pass Ilbert Bill which was giving Indian members of the judicial services same power and rights. Indian members of the judicial services, same power and rights as those enjoyed by their European counterparts. Next point लिखेंगे, but in the face of
but in the face of stiff opposition, bill was modified पहले बराबर बराबर बिल। हाँ, इस बिल ने पहले क्या बोला था कि बराबर राइट्स एंड पावर्स इंडियन जज के पास भी होंगे जैसे यूरोपियन जज के पास है। तो वही मतलब था ना कि जब भी कोई यूरोपियन भी होगा तो इंडियन जज भी सुन सकते हैं। दैट वाज इक्वल पावर। वरना इनइक्वल था क्या? इस बिल के आने से पहले इनइक्वल क्या था कि इंडियन जज कभी भी यूरोपियन क्रिमिनल्स को नहीं सुन सकते हैं, उनका केस वो नहीं सुन सकते हैं। दैट वाज इनइक्वालिटी। उसी को बराबर करने की कोशिश की थी किसने? लॉर्ड रिपन ने विद द इलबर्ट बिल। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? बट विद इन द फेस ऑफ स्टिफ कॉम्पिटिशन अपोजिशन बिल वाज मॉडिफाइड and which provided that every European subject brought before district magistrate or session judge whether an Indian or European could claim to be tried by a jury of 12 Indian or European could claim to be tried by a jury of 12 among which at least 7 were to be Europeans. देखा? देखो था क्या ये? अब आप जानते हो सेशन जज किसे कहते हैं? डू यू नो हु इज सेशन जज? डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज ये लोअर जुडिशरी के हेड्स होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता ही है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज होता है और सेशन जज बैठता है। क्या फर्क है डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में? हाँ बताओ। नहीं, सही बता रहे हो आप, कुछ बता रहे थे, बताओ। क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस। क्राइम दो तरह के होते हैं, या तो आप छोटा मोटा क्राइम करते हो उसको हम सिविल क्राइम कहते हैं। ठीक है, किसी को मारा पीटा, किसी का कुछ चुराया, ये छोटे छोटे क्राइम होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सिविल केसेस कहते हैं। जब इन पे केस होता है दैट इज सिविल केस। अगर किसी ने मर्डर किया, ठीक है, डाउरी का कोई केस था जो क्रिमिनल एक्ट है, तो उसे हम कहते हैं क्रिमिनल केस। सिविल केसेस हमेशा सुनता है, क्रिमिनल केस सुनता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, क्रिमिनल केसेस विद द सेशन जज। ये एक ही इंसान भी हो सकता है, इट्स नॉट कि अलग अलग हो सकता है एक ही इंसान हो डिस्ट्रिक्ट जज भी और एक ही इंसान हो। फर्क इतना है, जो ही वो क्रिमिनल केस सुन रहा है उसको बोलेंगे तब सेशन जज, जो ही वो सिविल केस सुन रहा है उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी है कि अलग अलग दो होने चाहिए। वन पर्सन कैन एक्ट एज बोथ डिस्ट्रिक्ट जज एज वेल एज सेशन जज। अब उस टाइम पे भी जब यूरोपियन कोई क्राइम करता था उसको तो कोर्ट लाएंगे, जब पकड़ा उसको कोर्ट, अब उसको किसके सामने लाएंगे? या तो वही डिस्ट्रिक्ट जज या तो सेशन जज। अब कोई यूरोपियन है, मान लो उसको इनमें से किसी के भी सामने लाया, अगर उसने सिविल कुछ क्राइम किया होगा तो इसके सामने लाएंगे उसको, अगर क्रिमिनल कुछ किया होगा तो इसके सामने पेश करेंगे उसको। तो वो जो है, जो ये क्राइम करने वाला है, वो यहां से डिमांड कर सकता है। ये कौन कह रहा है? ये बिल कह रहा है, मॉडिफाइड बिल कह रहा है कि वो डिमांड कर सकता है कि मेरा केस 12 मेंबर्स की जूरी सुननी चाहिए। अगर उसने डिमांड किया, लेकिन ये कौन है? यूरोपियन। इंडियन के लिए नहीं था ये, यूरोपियन। अगर कोई यूरोपियन क्रिमिनल है,
ठीक है, ये डिमांड कर सकता है इनसे कि मुझे मेरा केस 12 जूरी सुननी चाहिए, कि 12 जज सुनने चाहिए, और उसमें से भी 7 कौन होंगे, यूरोपियंस ही होने चाहिए। तो दैट वाज द मॉडिफाइड बिल। इसी से, इस बिल से समझ आया हिंदुस्तानियों को कि हिंदुस्तानियों के लिए जस्टिस एंड फेयर प्ले हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट इन दिस विल राइट, इट made intentions of British very clear. It made intentions of British very clear to the nationalists, that justice and fair play could not be expected where interest of European community, justice and fair play could not be expected where interest of European community was involved यानी कि ये समझ गए कि अगर कभी यूरोपियन का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वहां पे ब्रिटिश इंडियंस के साथ नाइंसाफी भी करेगा, लेकिन यूरोपियन का इंटरेस्ट फुलफिल करेगा। तो इसीलिए जस्टिस है ही नहीं विद द यूरोपियंस, या यू कैन से दैट जो ब्रिटिश यहाँ पे सिस्टम चला रही है, ये जस्टिस प्रिवेल नहीं करा रहे हैं। was involved इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि हमेशा जब भी कोई ये कानून लाते थे उसमें से कहीं ना कहीं पे हिंदुस्तानी डिस्क्रिमिनेट होते थे ऑन द बेस ऑफ रेस के इंडियंस हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। ये कैसे होता था, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं इंडियन सिविल सर्विसेज की, हमने तो देखा था कि क्वीन ने बोला कि इंडियन सिविल सर्विसेज अब सबके लिए ओपन होगा। पहले क्या होता था, यूरोपियंस के लिए सिर्फ। फिर जब हमने प्रोक्लेमेशन देखा था, हमने देखा था ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन अब इंडियंस भी पार्ट ले सकते हैं उसमें, लेकिन यहां से कुछ और भी किया क्या मैक्सिमम एज रखी गई 19 ईयर्स, मैक्सिमम एज, मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप सब लोग 22, 23, 24 साल के हो, एसएसबी का एग्जाम नहीं हो रहा अभी, वो तब कह रहे थे इंडियंस से 19 साल की एज में आप यूपीएससी कर लो, तो पॉसिबल नहीं था इंडियंस के लिए। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही चल रहा था ना, कि आपने एक साइड से तो बता दिया ठीक है इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एक साइड से एज इतनी रिड्यूस की आपने कि वो इम्पॉसिबल बनता था, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो कॉम्पीट करते यूरोपियन काउंटर पार्ट से, जो यूरोप के वो एग्जाम देते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, तो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते इंडियंस एट दिस एज, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और उतनी एजुकेशन लेवल भी नहीं थी उनकी। सो दैट वॉज अ डिस्क्रिमिनेशन। ऑन वन हैंड दे वर शोइंग सम गुड थिंग्स एंड उसके बैकग्राउंड में ऐसा कुछ करते थे जो इंडियंस के लिए मुश्किल बन जाता था। एक एग्जाम्पल है ऐसी, जिस जो एक्ट्स ने लाए थे, वर्निकुलर प्रेस एक्ट ने जो लाया था, तो वो वही था ना कि यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज की प्रेस है उनको बंद करो, तो वो भी तो रीजन बन गया। वो किसके बेसिस पे, ताकि हिंदुस्तानी अपडेटेड ना रहे, जो भी चल रहा है, जो भी जुल्म के साथ हो रहा है, इनके पास अपडेट ना पहुंचे। दैट वाज दैट बैनिंग ऑफ वर्निकुलर प्रेस। ऐसे ही दिस जो बाकी एक्ट से लाते थे जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स फील दिस हर्ट होते थे, या कुछ ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू समाज में क्या होता था कि अगर हिंदू कोई लड़की अपने मजहब से बाहर शादी करती थी, शी वॉज नॉट गेटिंग द प्रॉपर्टी फादर की, दैट वॉज द रूल ऑफ हिंदूज। बट ब्रिटिश ने उसको भी चेंज किया, कैसा नहीं है, जहां भी मन होगा फॉर टू गेटिंग मैरिड ऑफ, तो फिर भी फादर का जो उसका प्रॉपर्टी उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये मानते थे कहीं ना कहीं पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। तो जो इनकी ये सारी एक्टिविटीज थी बेस्ड ऑन द रेस, इंडियंस की रेस, तो दीज ऑल एक्टिविटीज एक्चुअली इन्वोक्ड फीलिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी इनसाइड द इंडियंस, जिसकी वजह से नेशनलिज्म ग्रो होता गया, हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट बनता गया और दिलों में ये सब स्ट्रांग होता गया कि हमें अपना एक नेशन चाहिए, अब हमें ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालना है।
अब समझ that was going on by the policy of racial discrimination. Every act of the British, every rule, every law of the British was all this only brought to actually degrade the Indians, to actually fulfill their economic interests and their political interests. जो कॉलोनी बना रहे थे यहाँ पे, उन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो सब एक्ट्स ला रहे थे. Indians were being discriminated in every policy. ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें the movement against foreign rule was accelerated. The movement against foreign rule was accelerated by short-sighted policies of the Britishers. By short-sighted policies of the Britishers. For example, maximum age of Indian civil services. Maximum age of Indian civil services was reduced from 21 to 19 years. From 21 to 19 years. Next, okay, some other acts like Vernacular Press Act of 1878. Vernacular Press Act of 1878 and Arms Act of 1878. Arms Act of 1878 provoked the nationalist feeling among the Indians. इसमें से जो आर्म्स एक्ट था, ये तो हमें पता है. वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इट वाज बैन ऑन द वर्निकुलर प्रेस. आर्म्स एक्ट क्या था? इस एक्ट ने बैन किया था इंडियंस को, ना तो वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं गन्स, ना तो वो रख सकते हैं, ना तो उनके पास लाइसेंस हो सकता है. एज कम्पेयर टू यूरोपियंस कैन हैव गन्स. तो ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन था. वो इसलिए किया था ताकि फिर से रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए. हिंदुस्तानियों के पास गन नहीं होना चाहिए. That was this Arms Act, जिससे बैन लगाया गया था हिंदुस्तानियों पे that they can't have the gun and in fact they can't manufacture guns. ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते, ना तो रख सकते हैं. और एज कम्पेयर टू यूरोपियंस जो थे, वो इजाज़त उनको मिली थी that they can have the guns. तो that was a discrimination. तो इन्हीं सब एक्टिविटीज से नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी अमंग दी इंडियंस. ठीक है, नेक्स्ट जो रीज़न था इसके बाद, जो सबसे बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं, दैट वाज इकोनॉमिक रीज़न. Economic critique of colonialism. As India was a colony of Britain, ठीक है, तो उसका इकोनॉमिक क्रिटिक जब हो गया, जब लोगों ने हाईलाइट किया कि कैसे ब्रिटिश यहाँ से इकोनॉमिक ड्रेन कर रहा है, तो जब लोगों को पता चला कि इतना पैसा यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो उससे भी नेशनल फीलिंग फिर बढ़ गई किन में, इंडियंस में. ये किसने किया? जो पूरा ये सब हिसाब दे रहा था कि ब्रिटिश यहाँ से एक्चुअली पैसा कितना ले रहा है. There were a lot of people, in fact, who were Parsi people, who highlighted these things कि how much money is being taken from India to Britain. ठीक है, इसमें सबसे जो prominent leader थे, that was
Dadabhai Naoroji. He was one of the freedom fighters for India. So he was doing these things. वो हिसाब करते रहते थे कि कितना किस सेक्टर से कितना पैसा ब्रिटिश ने यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन लिया. इनके साथ जो काम कर रहे थे दैट वाज आर.सी. दत्त. ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त इनका पूरा नाम था. ही वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स. ही वॉज हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. ऐसी वन मोर पर्सन वॉज M.G. Ranade. He was also there who was highlighting these things. तो इनने जब पूरा इकोनॉमिक क्रिटिक किया ब्रिटिश का, जो यहाँ से वो पैसे लेके जा रहे थे, जब लोगों में ये चीज़ें सामने आ गई दैट इतना सारा पैसा यहाँ से लेके जा रहा है, तो फिर से वो भी एक रीज़न बन गया दैट अरोज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. सो दे पूरा हिसाब रखे थे एवरी सेक्टर का कि कितना पैसा किस सेक्टर से बाहर जा रहा है, इंडिया को कैसे लूटा जा रहा है. ठीक है, सो यू राइट इन दिस. द मेन लीडर्स ऑफ इकोनॉमिक क्रिटिक वेयर The main leaders of economic critique were Dadabhai Naoroji, Romesh Chandra Dutt. Romesh Chandra Dutt, इन्हीं को शॉर्ट में R.C. दत्त बोलते हैं. रोमेश चंद्र दत्त, M.G. Ranade, and one more person was there, and Gopal Krishna Gokhale. And Gopal Krishna Gokhale. तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इन सब लीडर्स का, इनने ड्रेन थ्योरी दी. ठीक है, ड्रेन थ्योरी, जिसमें इन्हें हाईलाइट अच्छे से किया था इस थ्योरी में कितना यहां से जा रहा है, कितना इंडिया को लूटा जा रहा है. ठीक है, सो यू राइट द नेक्स्ट पॉइंट. देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज the drain theory. The drain theory. तो सब हेडिंग आप देंगे अब ड्रेन थ्योरी. What was this theory? Give a subheading as drain theory. अब इसके सबसे ज्यादा यू कैन से दैट द पर्सन हु हाईलाइटेड दिस ड्रेन थ्योरी वाज दादाभाई नारोजी हिमसेल्फ. ठीक है, इनफैक्ट इनने बुक भी लिखी जिसमें इनने ये दिखाया कि कितना पैसा हिंदुस्तान से ब्रिटिश जा रहा था. द बुक वाज पॉवर्टी एंड दैट वाज द बुक रिटन बाय दादाभाई नारोजी, जिसमें हाईलाइट किया था द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया. तो उसी को हम ड्रेन थ्योरी बोलते हैं. इनफैक्ट इनके खुद एक ऑफिसर ने बोला, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, हमारा सिस्टम एक स्पॉन्ज की तरह है. स्पॉन्ज जानते हैं, व्हाट इज स्पॉन्ज? हाँ, वो पानी पूरा सोक करता है, फिर उसको हम रिंस करके बाहर निकालते हैं. कहा हमारा सिस्टम पूरा स्पॉन्ज की तरह है. हम गंगा के किनारे सामान उठाते हैं और डिलीवर करते हैं थेम्स में. थेम्स इज अ रिवर इन द इंग्लैंड. ठीक है, सो वाज एक्चुअली सेइंग दैट हमारा स्पॉन्ज जो है वहाँ पे गंगा में डुबकी लगा के वहाँ से सामान उठाता है और डिलीवर कर कहाँ करता है? थेम्स में करता है. दैट वाज अ सिस्टम ऑफ ब्रिटिश हियर इन इंडिया, हाउ दे वर इकोनॉमिकली ड्रेनिंग इंडिया. ठीक है, सो यू राइट इन दिस ड्रेन थ्योरी. द हाई प्रीस्ट ऑफ दिस ड्रेन थ्योरी was Dadabhai Naoroji. नेक्स्ट देखिए, in 1867, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप. in 1867 he put forwarded
in 1867 he put forwarded the idea that Britain was draining and bleeding India in his book Poverty and Un-British Rule in India. You will highlight this book. यहीं से क्वेश्चंस बनते रहते हैं. In his book Poverty and Un-British Rule in India. इनफैक्ट साइड में नोट करके एक और बुक लिखना आप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आरसी दत्त ने लिखी थी. ठीक है, आरसी दत्त वाज आल्सो दिस टीम. इस टीम में वो भी था जो इकोनॉमिक ड्रेन दिखा रहे थे इंडिया का. दैट वाज द बुक नेम्ड एज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये किसने लिखी है? रोमेश चंद्र दत्त ने. तो ये भी कहीं साइड में लिख के रखना. दिस बुक वाज रिटन बाय आरसी दत्त. अब जो ड्रेन थ्योरी थी, इसके कंपोनेंट्स क्या थे, इनने क्या क्या चीजें हाईलाइट की थी कि किस किस चीज के लिए पैसे बाहर जाते हैं हिंदुस्तान से. ठीक है, सो विल गिव वन मोर सब हेडिंग एज कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेन थ्योरी. कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेन थ्योरी फिर से एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है. ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है. ये लिखा जाता है कि ड्रेन इंडिया में ड्रेन हो रहा था, तो किस किस चीज से ड्रेन हो रहा था, यहाँ पे क्या बहाना बना रहे थे, क्या वो रीजन दे रहे थे कि ये पैसा किस में खर्च हो रहा है. ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या थे इसमें? सबसे पहले रेमिटेंसेस टू ब्रिटेन, जो हिंदुस्तान से जाते थे, रेमिटेंसेस टू ब्रिटेन. अब सवाल ये है कि रेमिटेंसेस क्या होते हैं? रेमिटेंस किसे कहते हो? शेयर्स. पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स, मतलब यहाँ के मिनिस्टर्स थे, मतलब वहाँ से रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो यहाँ पे ब्रिटेन के लोग थे, जो यहाँ से भेजते थे पैसा वहाँ. जैसे हमारे भी बहुत सारे इंडियंस बाहर के कंट्रीज में काम करते हैं, कतर, यूएई, दुबई, बहरीन, डिफरेंट कंट्रीज आर देयर. वो वहाँ कमा रहे हैं और कमा के फिर यहाँ बेचते हैं अकाउंट में. ठीक है ना, वो वहाँ पे उनकी करेंसी में, हम यहाँ लोकल करेंसी में निकालते हैं. वो रेमिटेंसेस ही है. अब यहाँ जो काम कर रहे थे, वो लॉट ऑफ रेमिटेंसेस यहाँ बेचते थे. कहाँ? ब्रिटेन. एक तो कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, पहले, और फिर प्राइवेट ट्रेड भी चल रहा था इंडिविजुअल्स का. तो काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजे जाते थे. कहाँ से? हिंदुस्तान से ब्रिटेन. तो काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा था बाहर इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस. दैट वाज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ड्रेन. ठीक है, सेकेंड वाज होम चार्ज. होम चार्ज से साथ साथ लिखो आप ऐसे. कंपोनेंट्स में क्या क्या? पहला रेमिटेंसेस टू ब्रिटेन, सेकेंड वाज होम चार्ज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हम इसको कह सकते हैं, और एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी, एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन. ये होम चार्ज का मतलब क्या था? हमने देखा था कि जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 देखा था, वॉइसरॉय तो यहाँ था, वॉइसरॉय के साथ उसका काउंसिल होता था, लेकिन वहाँ पे कौन बनाया था? मेंबर ऑफ स्टेट था ना. वहाँ पे उसके साथ कितने लोग? 15 लोग रखे थे. डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा, टोटल कितने थे? 15 लोग जो वहाँ काम कर रहे थे. टेक्निकली अगर देखिए, उनको सैलरी कौन देना चाहिए? वो लोग देने चाहिए, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट, वो मिनिस्टर था वहाँ पे. बस उसको यहाँ पे आप जिम्मेदारी रखी थी इंडिया को संभालना आपको. तो वो वहाँ का मिनिस्टर था, वहाँ की पार्लियामेंट का मिनिस्टर था. सैलरी वहाँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो 15 लोग प्लस मेंबर ऑफ स्टेट था, उनकी सैलरी यहाँ से जाती थी. दैट वाज अ ड्रेन. जो जानी नहीं चाहिए थी, उसी को हम बोलते
होम चार्ट्स। ठीक है, ये सेकंड कंपोनेंट था किसका, ड्रेन का। ठीक है, एंड थर्ड वाज थर्ड वाज एक्सेस एक्सपोर्ट्स, यानी कि यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, जो यहाँ गुड्स बनते थे, ठीक है, उनका एक्सपोर्ट किया जा रहा था, यहाँ से ब्रिटेन भी जा रहा था, और इंपोर्ट बहुत कम किया जा रहा था। ऐसा तो अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे उतना पैसा कमाते हो। अगर आज की बात करें, मैं कंटेम्प्ट इंडिया की बात करूं, जितना ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, बाहर भेजेगा सामान, उतना पैसा डॉलर्स कमाएगा। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम पे जब ये हो रहा था, उसके बदले पैसे भी नहीं मिल रहे थे। दैट वॉज अ ड्रेन। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो टैक्सेशन अलग चीज है, लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेस एक्सपोर्ट्स जा रहे थे फ्रॉम इंडिया एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स, उतना आ नहीं रहा था वहां से, और उन एक्सपोर्ट्स के बदले इंडिया को कभी भी इकोनॉमिक और मटेरियल बेनिफिट मिला ही नहीं। अदरवाइज ये बेनिफिशियल था, बट इंडिया को नहीं मिला, तो दिस वाज अ ड्रेन। दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर बीइंग हाइलाइटेड, कि किन तीन फॉर्म से मैक्सिमम पैसा हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है और फायदा कोई और ले रहा है। कमाया हुआ हिंदुस्तान का पैसा ये खर्च हो रहा है किसी और की डेवलपमेंट के लिए, जो वहाँ ब्रिटेन में आराम से बैठे हुए हैं, उनके लिए खर्च हो रहा है पैसा, और आ कहाँ से रहा है, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के खुद के हालात खराब, ठीक है, इनकी पॉलिसीज की वजह से, हिंदुस्तान में गरीबी इनकी वजह से, क्योंकि पैसा बाहर भेज रहे थे। तो यही सिस्टम को बोला गया फिर कि हम यहाँ पे टैक्स भर रहे सिर्फ इसलिए जो हमसे काफी दूर रह रहे कहीं ब्रिटेन में, वो चैन की नींद सो सके। टैक्स कौन दे रहे थे? इंडियंस। जस्ट दे वर पेइंग for the people who were far off from the Indians and they were actually having a good life in that place, Britain। वो भी किसके पैसे से? जैसे हम बोलते हैं आजकल, हम टैक्स भर रहे, हमें फायदा नहीं मिल रहा, हम टैक्स भर रहे, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ, जो बोलते रहते हैं लोग। ठीक है ना, क्योंकि आप जो भी देखो, जहाँ पे भी, फॉर एग्जाम्पल हम रोड्स की बात करते हैं, अब इंडियन सिस्टम क्या है, हम तो ऐसे बड़ी तारीफ करते हैं, फिर गवर्नमेंट की रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, आजकल रास्ते बड़े अच्छे हैं, वो सब है, ये सब है, लेकिन आप ये भी नहीं देखते हो, टोल टैक्स तो आप ही दे रहे हो, आप हर किसी चीज़ पे टैक्स ही तो दे रहे हो। ठीक है, कोई कमा रहा है वो तब टैक्स दे रहा है, कोई कुछ बाहर खरीद रहा है वो तब भी टैक्स दे रहा है, यानी कि हम 50 बार टैक्स देते हैं। चलो मान लिया कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसने टैक्स दे दिया एक बार, लेकिन बाद में जो भी खरीदेगा फिर बाकी बचे पैसे, उस पर टैक्स नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वही खरीद रहा है, कोई कुछ भी खरीद रहा है, फोन खरीद रहा है कोई, तो हम उस पर भी जीएसटी दे रहे हैं। एक तो पहले सैलरी पे टैक्स काट लिया आपने, आप फोन खरीद, जो मेरा बाकी का पैसा बचा हुआ था, लेट इट बी सैलरी वॉज 10,000 रुपीज, 10,000 में आप पहले ही मेरा 3,000 रुपए काट रहे हो टैक्स में, बचा कितना? 7,000। लेकिन जो आप एक्चुअल 7,000 खर्च कर रहे हो, आप 10 बार टैक्स दे रहे हो, और जो भी आप इससे खरीद रहे हो, आप उस पर हर एक चीज पे टैक्स दे रहे हो, तो कितना टैक्सेशन है। ठीक है, रोड्स बन रहे हैं, हम टोल टैक्स भी दे रहे हैं, तो वो भी हमारे पैसों से ही बना रहे हो, यानी कि जो बाकी टैक्स है वो दिखता भी नहीं है, वो कुछ और बना रहे, कोई बिल्डिंग, वहां भी कुछ टैक्स होता है, कुछ ना कुछ लेंगे आपसे। तो एक्चुअली ये चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, हो भी रही है पार्लियामेंट में। जो वो लोग जो एजुकेटेड है इस टाइम पे, दे आर एक्चुअली रेजिंग दीज कंसर्न्स कि एक्चुअली इंडियन इज पेइंग टैक्स ऑन एवरीथिंग। वो टैक्स एक बार नहीं भर रहा, वो टैक्स 50 बार भरता है। उस एक मंथ की सैलरी से वो, मुझे लगता है कि 50 to 60% टैक्स ही दे रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट 10% टैक्स, 15% टैक्स, जो बाकी चीजें खरीद रहा है, जीएसटी हर एक चीज पे दे रहा है, तो 50 से 60% सैलरी टैक्स में ही जा रहा है। ठीक है ना, सो दैट वाज गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो टैक्स उस टाइम पे यूज हो रहा था किन के लिए? फॉर द कंफर्ट ऑफ द अदर पीपल हु वर देयर इन ब्रिटेन। क्लियर? तो ये सब जो थे, दीज वर दी कुछ फैक्टर्स थे जिससे राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया। ठीक है, अब हम अगर इम्पैक्ट देखेंगे इसी ड्रेन का, जो ये पैसा यहाँ से जा रहा था, इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, या इससे इंडियन नेशनलिज्म के क्या इम्पैक्ट पड़ा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ड्रेन ऑन द इंडियन नेशनलिज्म, वो कैसे इफेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट हेडिंग आप यही देंगे, इम्पैक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। See the impact of drain theory on Indian nationalism. On Indian nationalism.
तो जब ये सब चीज़ें हाईलाइट होगी, जो इनका इकोनॉमिक मकसद था यहाँ पे, और इनका मकसद यही था कि यहाँ से रिसोर्सेज ले और ब्रिटेन में खर्च करे, तो इन सब चीज़ों से रियलिटी आई ब्रिटिश की सामने। क्योंकि ब्रिटिश वॉज एक साइड से वो कोशिश कर रहे थे दिखाने की वी आर गुड पीपल, हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। क्योंकि जब फाइनेंसेस कम हो गए, जब इकोनॉमिकली जो बेनिफिट्स है वो कम हो गए, तब ब्रिटिश ने ध्यान देना छोड़ दिया हिंदुस्तान की तरफ। तो दैट मीन्स जैसे यहाँ पे एक फीलिंग थी कि जैसे कश्मीर का एक स्ट्रगल चल रहा था, हम ये बोल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीरीज नहीं चाहिए, कश्मीर की ज़मीन चाहिए। तो हमें लगता था, यहाँ पे कश्मीर के कुछ लोगों को लगता था कि हम बर्डन है, वो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, वो क्या कश्मीर के रिसोर्सेज को, कश्मीर के एरिया को पसंद करते हैं। वैसे तब इंडिया की फीलिंग थी कि असल में जो ये ब्रिटेन के लोग हैं, इनको यहाँ के रिसोर्सेज चाहिए, इनको यहाँ का इकोनॉमिक दिस बेनिफिट चाहिए। एक्चुअली वी आर दी वाइट मैन्स बर्डन। लेकिन इनको लगता था, इंडियंस को इस थ्योरी की वजह से उनको ये लगा कि इनको बस यहाँ से रिसोर्सेज चाहिए, हम इन पे बर्डन है। अब ये हमें ऐसे ही चला रहे जुल्म के साथ, कभी जुल्म करते, कभी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते, लेकिन उसके पीछे भी मकसद क्या होता है? अपना फायदा। बट एक्चुअली द इंडियंस आर वाइट मैन्स बर्डन, ये इससे फीलिंग आ गई, ठीक है। और जब इनको दिखा कि जो दिशा इकोनॉमिक काफ़ी ड्रेन हो रहा है, तो इससे नेशनलिज्म काफ़ी स्ट्रांग हो गया। तो एक इम्पैक्ट था किसका? ड्रेन थ्योरी का, कि जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो एक्सपोज हो गई। जहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन करते थे, कहीं अच्छे रूल्स लाते थे, लेकिन अच्छे रूल्स के पीछे एक इकोनॉमिक बेनिफिट होता था ब्रिटिश का। तो एवरीथिंग वाज एक्सपोज्ड ड्यू टू दिस ड्रेन थ्योरी व्हिच हेल्प्ड टू ग्रो अप द नेशनलिज्म इन इंडियंस, ठीक है। सो यू राइट इन दिस, इट वाज इंस्ट्रूमेंटल it was instrumental in countering the reason, it was instrumental in countering the reason, it was instrumental in countering the reason given by the British for the colonial rule, given by the British for the colonial rule, which was India being the इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे आप ये, white man's burden, which was India being the इन्वर्टेड कॉमास में white man's burden. Next लिखेंगे आप, the economic criticism of British. Next point you will write, the economic criticism of British. The economic criticism of British helped in shattering the myth. The economic criticism of British helped in shattering, shattering the myth of benevolence, BENEVOLENCE, myth of benevolence of British administration, myth of benevolence of British administration in India. इन इंडिया। और इसकी वजह से जो लीडर्स थे, फिर इंडियन लीडर्स जिनमें ये जज्बा था कि हमें ब्रिटिश से लड़ना है, ब्रिटिश गलत कर रहा है, उनको भी एक हेल्प मिली इस ड्रेन थ्योरी से। वो लोगों को तक पहुंचा पाए ये चीज़ें कि देखो ब्रिटिश असल में कर क्या रहा है। अगर यहाँ गरीबी है तो किस वजह से? ब्रिटिश की वजह से ही है। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इनफैक्ट अभी भी है। तो समझ लो ना, आप डेफिनेशंस चेंज करते रहते हैं डिफरेंट लोग गरीबी की, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली जब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा गरीबी है इंडिया में, ठीक है। तो ये तब से चलता आ रहा है, तब से अभी तक गरीबी ठीक हुई नहीं है। तो अब खुद समझ लो कि कौन किस लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो तब भी लोग नाराज थे इस चीज़ से कि हम अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा हमारा। तो तब जाके लीडर्स को एक बहाना मिल गया ड्रेन थ्योरी से। उनने ये थ्योरी जब लोगों के सामने रखी तो लोगों को प्रोवोक कर पाए, किसके लिए? नेशनलिज्म के लिए, नेशनलिस्टिक स्ट्रगल के लिए। क्योंकि सब लोग ऐसे ही नेशनल स्ट्रगल में नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ चाहिए आपको जिससे आपको गुस्सा अंदर से आए और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये एक बहाना बन गया नेशनलिस्ट लीडर्स के लिए कि लोगों तक ये डॉक्यूमेंट लेके जाते थे कि हाउ मच ब्रिटिश इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ रहे थे और वो प्रोवोक होके पार्ट ले रहे थे किसमें? इंडियन नेशनलिस्टिक स्ट्रगल में, ठीक है। सो नेक्स्ट विल राइट, इंडियन नेशनलिस्टिक
leaders, Indian nationalistic leaders were able to show the masses. Indian nationalistic leaders were able to show the masses. That India was economically backward. Because of the British rule. That India was economically backward because of the British rule. और इसी थ्योरी ने हेल्प की कि लोगों के दिलों में ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज डालना. स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस. हमें अगर कुछ चाहिए ब्रिटिश से, वो आज़ादी चाहिए, ब्रिटिश यहाँ से निकलना चाहिए. तो वही बात थी, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है यहाँ पे. अगर ब्रिटिश यहाँ से निकल जाता है तो इंडिया एक अच्छी कंट्री बन सकती है. वो निकल भी गए लेकिन अच्छा कुछ हुआ नहीं. ठीक है. सो नेक्स्ट यू राइट, इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन लेइंग द फाउंडेशन. It was instrumental in laying the foundation for the demand of Swaraj. In laying the foundation for the demand of Swaraj. ठीक है, आज मैं यहीं तक रोकता हूँ. हमने पूरे फैक्टर्स डिस्कस किए जिससे राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया था. तो इसी राइज से फिर क्या हो गया कि लोगों ने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाना शुरू की. क्योंकि जब मैसेज आपको लोगों के बीच में रखनी है, अगर आप एज अ कॉमनर अभी होंगे तो आपकी मैसेज लोग नहीं सुनेंगे. अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेट हो जाओगे अभी, तो हो सकता है लोग आपकी मैसेज सुने. ये यूनिवर्सल है, दुनिया में हर एक जगह ऐसा होता है. फॉर एक्चुअली मेकिंग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी यू नीड टू हैव द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसीलिए लोगों ने छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू किया. तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा हमारे टॉपिक के लिए, दैट अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया कौन सी थी बिफोर कांग्रेस. अभी कांग्रेस बना ही नहीं था, बस अभी क्या हो गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था. उसके फैक्टर्स हमने देखा किससे राइज हो रहा था. तो इन फैक्टर्स की वजह से जो गुस्सा बिल्ड हो रहा था लोगों में, उनने शुरू किया छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना. फिर एंड पे वही देखेंगे कि जब उनको ये समझ आएगा कि इन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, तो तब जाके उनमें एक कॉमननेस आएगी, तब जाके एक बड़ी नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे. उसी को हम कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास.